हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्पेशली आज हमारा ये वीडियो काउंसलिंग के विषय में है और स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि काउंसलिंग 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन कौन से होने चाहिए, कौन सी कैटेगरी में कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, पीटीटी की काउंसलिंग जो है वो किस तारीख से शुरू होगी, पीटीटी की काउंसलिंग की फ़ीस कितनी होती है, पीटीटी की स्कॉलरशिप जो है वो कितनी मिलती है। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों के हर बात अच्छे से समझ में आएगी। काउंसलिंग में क्या होता है, पहले चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में क्या होता है। देखिए, जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, रिजल्ट जारी होने के 2 से 3 दिन के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो देखिए, काउंसलिंग में पहले चरण में क्या होता है, कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। पहला चरण क्या होता है, आवेदन किए गए पाठ्यक्रम का चयन करके आधिकारिक वेबसाइट पर काउंसलिंग पंजीकरण फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए आपने एक पंजीकरण फॉर्म भर दिया। पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, चालान प्राप्त करने के लिए ऊपर बताए गए अनुसार प्रवेश शुल्क बैंक में आपको जमा करना होगा। तो आपने पंजीकरण फॉर्म भर दिया। पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद आपने चालान जो है वो डाउनलोड कर लिया। चालान डाउनलोड करने के बाद पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आवेदकों को विवरण देना होगा, नाम, काउंसलिंग ID, माता का नाम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सब देने के बाद 5,000 रुपये जो फीस होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की, पंजीकरण फॉर्म में आपको 5,000 रुपये फ़ीस जो है वो आपको पे करनी होगी। ये सब करने के बाद जिन कॉलेज में उम्मीदवार प्रवेश लेना चाहते हैं वो कॉलेज आपको फिल करने होंगे, यानी कि 5,000 रुपये फ़ीस, रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस होती है 5,000 रुपये जमा करने के बाद ही आप काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। जिन कॉलेज में उम्मीदवार प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए आपको वरीयता देनी होगी, यानी कि उन कॉलेज पर आपको टिक करना होगा और फिर सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवंटित कॉलेज को मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट आपको करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने फ़ीस जमा कर दी, फ़ीस जमा करने के बाद आपने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपने कॉलेज भर दिए। ठीक है, ये सब करने के बाद जब पहली लिस्ट जारी की जाएगी, तो पहली लिस्ट जारी होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। कॉलेज मिलने के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे वगैरह वगैरह। इसमें एक नोटरी भी हो जाता है। नोटरी के लिए आपको तहसील जाना होगा, आपको एक एफिडेविट लेना होगा, उसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी कि सर मैंने सारी चीज़ जमा कर दी हैं, जो भी दस्तावेज़ थे वो दस्तावेज़ मैंने जमा कर दिए हैं और सारी फ़ीस भी मैंने पे कर दी है। फिर आपको नोटरी करा लेनी है उस स्टाम्प, अब वो स्टाम्प आपको कॉलेज में जमा कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका काउंसलिंग का विषय। दूसरी बात, अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद कौन कौन से दस्तावेज आपको इस कॉलेज ले जाने होंगे, जान लीजिए। पहला हो गया राजस्थान पीटीटी की मार्कशीट, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको कब मिलेगा, जब पहली लिस्ट जारी की जाएगी। पहली लिस्ट जारी होने के बाद आपको अपनी जो पीटीटी की जो मार्कशीट है वो आपको डाउनलोड करनी होगी। मार्कशीट में नंबर लिखे होंगे आपके और कौन सा कॉलेज आपको मिला है, कॉलेज आपके बारे में दिया होगा। उसके बाद जो 22,000 रुपये फ़ीस जो होती है आपके कॉलेज की, 22,000 रुपये वो आपको पे करनी होगी। ठीक है, उसके बाद परामर्श पत्र हो गया आपका, कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि लगभग 5 फ़ोटो आप ले लीजिएगा। जो फ़ोटो आपने पीटीटी का फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो आपने यूज़ की थी वही फ़ोटो आपको लगाना होगा। ठीक है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। देखिए, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो है आपका, अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना अगर है तो नया बनवा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो स्कॉलरशिप आपकी आएगी, पूरी स्कॉलरशिप, पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आती है, तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाएगी। यानी कि आप आय मतलब स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आय प्रमाण पत्र लगता है और जब तक आप आय प्रमाण पत्र नया नहीं बन पाएंगे तब तक तो नहीं लगेगा। अगर आपके पास पुराना है तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए। तो रिस्क क्यों लें, क्योंकि 50 रुपये का खर्चा आएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 50 रुपये का खर्चा आता है और 15 दिन में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास आपका बन जाएगा। अब आगे आपकी मर्जी, या बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं, मेरा काम जानकारी देना, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद अधिवास प्रमाण पत्र, यानी कि मूल निवास, वैध आईडी प्रमाण पत्र। देखिए, मूल निवास आपके पास अगर है, जितना भी पुराना वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मुख्य हैं।
क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनवाए थे, इसलिए उनका एडमिशन रुक गया था। वैध आईडी प्रमाण पत्र, कोई भी राष्ट्रीय आईडी जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई और डीएल हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक आईडी है वो आईडी आपको साथ में लेकर जानी होगी। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको कॉलेज जाना होगा, मतलब यानी कि जिस कॉलेज से आपने मान लीजिए आपने 2 वर्ष से आपने किया है, जिस कॉलेज से किया वो कॉलेज आपको जाना होगा, उस कॉलेज में जाके आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के बाद ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए इन्हें कलेक्ट कर लीजिए, उनके 2 सेट बनवा लीजिए, एक सेट अपने पास रखिए भविष्य के लिए और दूसरा सेट अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका डाउट्स खत्म हो जाता है। अब हम फीस की बात कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा आप लोग। इसमें मैं बात कर रहा हूँ 4 वर्षीय BA B.Ed BSc B.Ed पाठ्यक्रम एवं 2 वर्षीय BA B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसिल में भाग लेने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थी फीस रिफंड के पात्र हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा कर दी। ठीक है, पहली लिस्ट जारी की गई, दूसरी लिस्ट जारी की गई, तीसरी लिस्ट जारी की गई, किसी भी लिस्ट में आपको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 रुपये जो आपकी फ़ीस होती है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये काट कर 4,800 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे आपके, यानी कि आपके वापस कर दिए जाएंगे। उसकी टेंशन मत लीजिए आप। देखिए, अभ्यर्थी जिन्हें महाविद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, महाविद्यालय आवंटन हो गया है परंतु महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं हुई है, यानी कि आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, तो प्रवेशित विद्यार्थी अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये अथवा प्रवेश शुल्क 22,000 रुपये के एक से अधिक शुल्क जमा हुए हैं। तीसरे में क्या दिया है, विद्यार्थी जिनका प्रवेश काउंसलिंग के तहत हुआ था परंतु अपवर्ड मूवमेंट के तहत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मैंने अपवर्ड मूवमेंट कर दिया, अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद जो हमारा कॉलेज चेंज हो गया, क्या हमें दोबारा फीस जमा करनी होगी? देखिए, दोबारा फीस जमा नहीं करनी होती, वो ऑटोमेटिक अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ से डाउट आपका क्लियर होगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये होती है और प्रवेश शुल्क 22,000 रुपये होता है, यानी कि टोटल 25 2 27 रुपये टोटल फीस होती है। विद्यार्थी जिनकी प्रवेश के पश्चात मृत्यु हो गई हो, विद्यार्थी के परिजन को विद्यार्थी की मृत्यु प्रमाण पत्र महाविद्यालय प्रवेश रद्द पुष्टि रसीद प्राप्त करनी होगी। तो इसके विषय में तो मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, मृत्यु हो गया वगैरह वगैरह, इसको छोड़िए फिलहाल। रिफ़ंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फ़ीस रिफ़ंड के बारे में, क्योंकि रिफ़ंड वाला जो सिस्टम है वो बाद में आएगा, क्योंकि जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा उनकी फ़ीस रिफ़ंड होती है। लेकिन अभी रिफ़ंड का प्रोसेस जो है अभी नहीं स्टार्ट होगा, वो काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फ़ीस रिफ़ंड का जो है प्रोसेस वो बाद में स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, B.Ed M.Ed स्टूडेंट के सामान्य कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट्स OBC या SC ST का है उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये स्कॉलरशिप हर राज्य के आदिम जाति कल्याण विभाग के जरिए दी जाती है। अब देखिए कितनी मिलती है स्कॉलरशिप। अब देखिए, PTET में लगभग आपके 27,000 रुपये जो होते हैं वो पूरे के पूरे जमा हो जाते हैं। अब देखिए, 27,000 रुपये में पिछले साल बच्चों का लगभग 25,000 रुपये आया था, जिससे मेरी बात हुई थी। पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, जिन लोगों ने PTET पिछले साल किया था PTET, उनकी स्कॉलरशिप के तौर पर 25,000 रुपये फीस वापस आई थी। ठीक है, और ये 25,000 आपके 3 किस्तों में आती है, पूरी फीस इकट्ठी नहीं आती है, 3 किस्तों में आती है। तो देख लेते हैं इसमें। OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5,000 रुपये और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट को 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हर स्टूडेंट को अपनी बैंक डिटेल भी मुहैया करवानी होती है। स्कॉलरशिप सीधे संबंधित स्टूडेंट से बैंक खाते में आती है। देखिए, बैंक का खाता जो आपका है, आपका नाम सही होना चाहिए, पिताजी का सही नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए और एड्रेस सही होना चाहिए। जो PTET में आप जो अपने डिटेल्स दी है वही डिटेल होनी चाहिए बिल्कुल सही से, तभी आपका जो स्कॉलरशिप है, जो फीस है वो आपकी वापस आएगी। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जो है आपके किए जाएंगे, फिलहाल अभी तो नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप फीस जमा कर देते हैं PTET की, उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहेगी, कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसी होती है और स्कॉलरशिप आप लोगों की कैसी क्या रहती है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो देखिए, जनरल वालों को स्कॉलरशिप तो खैर नहीं मिलती है, इसमें OBC हो गया, SC ST हो गया, इसमें उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, जनरल वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।